24 नवंबर की सुबह की शुरुआत भी बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। मैं सुबह जागा, उसके बाद जिम गया, वापस आया, तैयार हुआ और ऑफिस चला गया। मुझे अपनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड का फोन आया। वो बोली इंटरनेट बंद है। मैंने कहा वाह। वो बोली नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ पर वो शख्स खड़ा था जो कंपनी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपरवाइजर था। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। वो बोला, शेरिटन प्लीज जरा यहाँ आकर देखिए ना। जब मैंने देखा तो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बहुत ही डरावनी सी तस्वीर थी। मैंने देखते ही उसे कहा कि ये जरूर किसी की शरारत होगी। जवाब मिला, ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर पर नहीं है। मैंने सोनी के एक एग्जीक्यूटिव से बात की जो इस अटैक के बारे में आज रात नई डिटेल देंगे। ये हमला बहुत ही बड़ा हुआ है। तो मैं अपने ऑफिस गया जो कि तीसरी मंजिल के एक कोने पर बना है। वहाँ देखा कि लोग अपने अपने ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे। उस समय हालात ऐसे थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। सबसे डरावनी बात यह थी कि स्क्रीन पर एक कंकाल नजर आ रहा था और ये चेतावनी दी जा रही थी कि अगर हमारे साथ सहयोग नहीं करोगे तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट पर हमला हुआ था और शायद इसकी वजह थी एक छोटी सी मूवी। सोनी ने द इंटरव्यू नाम की एक कॉमेडी मूवी बनाई थी जो किम जोंग यून को मारने के बारे में थी। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है। ये बेइज्जती की बात थी। नॉर्थ कोरिया के कुछ बुनियादी नियमों में से एक ये है कि आप सरकार का अपमान नहीं करेंगे और शायद किम जोंग उन ये समझ चुका है। जब इंटरव्यू को प्रमोट किया जा रहा था तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया। मैंने भी एक थिएटर में इसका ट्रेलर देखा था जो मुझे काफी मजेदार लगा। मुझे याद है मैं सोच रहा था कि वाओ, ये लोग तो नॉर्थ कोरिया के शासक का नाम भी ले रहे हैं। इसके लिए काफी हिम्मत चाहिए। मुझे याद है इसके कुछ ही वक्त बाद ये साफ हो गया कि नॉर्थ कोरिया की सरकार इससे बहुत बुरी तरह चिढ़ गई। सोनी पिक्चर्स हॉलीवुड के ऑफिस सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जब तक ये खतरनाक वायरस फैला, कंपनी का 70% कंप्यूटर नेटवर्क बर्बाद हो चुका था। फिर डेटा डंपिंग की शुरुआत हुई। जिन ईमेल्स और संवेदनशील निजी जानकारियों को सिक्योर और प्राइवेट माना जाता था, उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया। ये हालत कुछ ऐसी थी जैसे किसी रस्सी पर चलते हुए संतुलन बनाना हो। आपको अपना काम भी करना था और ये भी पक्का करना था कि आपकी निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारियां आम ना हो जाएं, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर और पासपोर्ट वगैरह। ऐसा होता तो उस समय काफी मुश्किल हो जाती। मुझे याद है मेरी असिस्टेंट रो रही थी क्योंकि किसी ने उसके अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश की थी। तो सोनी हैक नहीं हुआ, लोग हैक हुए। तो इस चीज ने सबको हैरान परेशान कर दिया था। आप एक ऐसी मूवी बना रहे हैं जिससे कि लोगों को हंसी आएगी, लेकिन हो कुछ और ही जाता है जिसकी कल्पना आपने कभी की ही नहीं थी। फिल्म की रिलीज ऐसे वक्त पर हुई जब किम जोंग उन का वक्त ठीक नहीं चल रहा था। 2014 में नॉर्थ कोरिया का ये युवा नेता अपने कदम जमा रहा था। किम जोंग उन के पिता की मृत्यु हुए सिर्फ 3 साल हुए थे और किम सबसे बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना, सैन्य नेतृत्व की वफादारी पाना और प्योंगयांग के कुलीन वर्ग का सहयोग हासिल करना चाहता था। मजाक में ही सही, सरकार का अपमान उसे गले नहीं उतर रहा था। नॉर्थ कोरिया की सरकार का इकलौता मकसद है किम परिवार को सत्ता में बनाए रखना। सरकार ने एक हवा बना रखी है कि ये परिवार एक दैवी वंश है और सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हैकिंग वाले 4 से 6 हफ्ते किसी बड़े और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तूफान जैसे थे। हर कहीं यही स्टोरी छाई हुई थी और सोशल मीडिया, 24 घंटे चलने वाले न्यूज नेटवर्क की बदौलत आप जहां भी जाते थे किसी ना किसी स्क्रीन पर यही दिखता था। यहाँ तक कि सोनी वाटर टावर पर भी सोनी की हैकिंग की खबरें चलती रहती थी।
हमारी जितनी भी डील्स थी उन्हें रिलीज कर दिया गया। हमने अलग अलग नेटवर्क्स के साथ जो सौदे किए थे उन्हें सब जान गए। इतना ही नहीं, लोगों की तनख्वाहें दे दी गईं। सबको पता चल गया कि किसे क्या मिलता है। इससे दिक्कतें हो गई थी, तो हमारी परेशानी बढ़ने लगी। सोनी पर हुए हमले से ये पता चलना शुरू हुआ कि ऐसे साइबर हमले करने के मामले में नॉर्थ कोरिया कितना आगे बढ़ चुका है। दुनिया को ये साफ संदेश गया कि ये देश जब चाहेगा, जिसे चाहेगा, आतंकित कर देगा। मैं रोजाना अपने फोन अलार्म के बजने से पहले ही जाग जाता था, और मेरे लिए जागने के बाद सबसे मुश्किल चीज ये होती थी कि न जाने आज किस तरह की ईमेल्स को रिलीज किया जाएगा और न जाने आज किस नई परेशानी का सामना करना होगा। आप अपने बेटे, वाइफ, बच्चों या साथियों को कभी कभार ईमेल्स भेज देते हैं जो दूसरों को शायद अच्छी ना लगे, तो उनके भी आम हो जाने का डर था। मुझे नहीं लगता कि सोनी की टीम के लोग दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के मुकाबले ज्यादा अच्छे या फिर बुरे होंगे। मेरा मतलब है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऊंचे पदों पर काम करने वाले सभी लोगों का हाल एक सा है। सोनी सबसे अलग नहीं है, बस ये बदकिस्मती से पकड़ा गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि अमेरिका की नींद खुली थी और उसने ये जाना था कि नॉर्थ कोरिया इतने बड़े स्तर पर भी हमला कर सकता था। उसने तो 3 चीजें एक साथ इस्तेमाल की थी: साइबर ऑपरेशन, डराने धमकाने का अभियान और तबाही। और इससे लोग ये समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया काफी आगे बढ़ चुका है। अब वो उनके लिए सिर्फ एक मुसीबत नहीं है, बल्कि एक प्रतिद्वंदी बन चुका है। मुझे लगता है कि वो इसकी तैयारी कर रहे थे काफी टाइम से, क्योंकि उन्होंने फिशिंग अटैक्स अंजाम दिए ताकि वो अपनी पहुंच बना सकें सोनी नेटवर्क तक। लेकिन नॉर्थ कोरिया उससे भी कहीं ज्यादा पहुंचा हुआ था, इसीलिए वो भेज रहे थे स्पूफिंग ईमेल्स, और ये शायद जाने पहचाने लोगों से आ रही थी, और एक लिंक पर क्लिक करते ही उन्हें एक्सेस मिल जाती थी। यानी बस एक बार पहुंच बनानी होती थी। फिर नॉर्थ कोरिया ने एक खुली चिट्ठी के जरिए थिएटर्स को 9/11 जैसे आतंकी हमलों की धमकी दी। जाहिर है कि द इंटरव्यू नाम की फिल्म के साथ नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक था, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही लग रहा था। तो मुझे ये सोचकर हैरानी नहीं होती है कि इस देश में लोगों में हंसने की काबिलियत नहीं रह गई है, जो शायद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जहाँ तक मुझे पता चला, ये यूएस कॉर्पोरेशन पर आज तक का सबसे बड़ा हमला था। मैंने एक सरकारी अधिकारी से बात की थी जिसने कहा था कि बेशक ये हमला पहला और सबसे बड़ा है, लेकिन आखिरी नहीं है। ये आतंकवादी हमला ही था। एंड यस, उन्होंने हम पर हमला किया, वो भी बिना किसी सैनिक की मदद के। मुझे लगता है यही मुश्किल है कि ऐसे हमले का जवाब कैसे दिया जाए। अगर उन्होंने कोई मिसाइल फायर की होती, बम गिराया होता, किसी सैनिक को या किसी नागरिक को मारा होता, तो हमारा जवाब भी वैसे ही होता। ऐसे में सभी को लगता है कि हमारा जवाब भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन साइबर हमले का जवाब कैसे दें, हम अब भी यही सोच रहे हैं। किम जोंग इल की मौत और किम जोंग उन द्वारा उनकी जगह लिया जाना, ये बाहरी दुनिया के प्रति नॉर्थ कोरिया के हमलावर तौर तरीकों को बखूबी दर्शा रहा था। दिसंबर 2011 में जर्नलिस्ट जीन एच ली को राजधानी प्योंगयांग में एसोसिएटेड प्रेस का पहला दफ्तर खोलने का काम सौंपा गया। अपने नए पद को संभालने के बाद उन्होंने किम जोंग इल की मौत के बारे में जाना। हम नॉर्थ कोरिया पहुंचे तो पूरा देश शोक मना रहा था, और मैं बदलाव के इस पूरे दौर के दौरान वहीं पर थी जब किम जोंग उन को अगले नेता के तौर पर निखारा जा रहा था। साथ ही इसी दौरान नॉर्थ कोरिया के लोगों को भी अपने नए नेतृत्व के हिसाब से ढाला जा रहा था। इस बदलते देश को देखना सचमुच बहुत ही दिलचस्प था। जो देश इतना ज्यादा गरीब हो, उसके लोगों को कैसे ये यकीन दिलाया जाए कि एक अनजान युवक जिसे कोई नहीं जानता, वो उस देश की कमान संभाल रहा है। अब सवाल यह है कि उन्होंने ये सब कैसे मुमकिन किया। इस शासक को अपने लोगों का विश्वास और वफादारी हासिल करने के लिए क्या करना पड़ा, जो इस देश की सत्ता को संभालने जा रहा था।
आज नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ कोरिया के लिए ये दौर बेहद तनाव भरा था। किम जोंग उन के पिता जब 2011 में गुजरे तब उसकी उम्र 30 साल भी नहीं थी। नॉर्थ कोरिया की संस्कृति के मुताबिक 30 साल की उम्र होने पर ही किसी को पुरुष माना जाता है। उसके पिता किम जोंग इल ने 1994 में किम इल सुंग के मरने के बाद से 30 साल शासन किया था, तो उन्हें काफी अनुभव था। उन्होंने बाकी देशों से रिश्ते बनाए थे, उनमें शासन चलाने की महारत थी। किम जोंग उन की परवरिश एक वारिस के तौर पर हुई थी। 2010 में वो सबसे पहले सामने आया और बस फिर उसे शासक बनाने का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। वो हमेशा लोगों के बीच अपने पिता के साथ रहते थे। इससे गद्दी पाने का उनका रास्ता साफ भी हो गया और लोगों को भी ये लगने लगा कि वो नौजवान हैं, मॉडर्न हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं। तो वो वही सब करेंगे जो उनके पिता और दादा ने किया, लेकिन आधुनिक तरीके से। कहने का मतलब ये है कि ये तमाम बातें बहुत ज्यादा साफ थी और उनके नेतृत्व के दौरान इस सब में कोई भी फर्क नहीं आया। नॉर्थ कोरिया जैसी जगह में सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए 2 काम करना बहुत जरूरी होता है। पहला काम रिश्ते कायम करना और दूसरा ये पता होना कि सत्ता के हथकंडों को कैसे अपनाना होता है। किम जोंग उन के दादा किम इल संग नॉर्थ कोरिया के पहले नेता थे। उन्होंने 1950 के दशक में आतंक के बल पर अपनी सत्ता मजबूत की। हर राजनीतिक विपक्षी को खतरा माना जाता था और ऐसे लोगों को तकलीफें देने और मारने के अलावा स्टालिन के लेबर कैंप्स में भी भेजा जाता था। फिर ये एक पारिवारिक परंपरा ही बन गई। फिर शासन में काफी बदलाव नजर आने लगे। आप इन्हें बुनियादी तौर पर सेना में देख सकते थे। इसमें किम जोंग इल दौर की जो सेना थी उसमें परिवर्तन लाए गए। उसके बाद किम जोंग उन का दौर भी आ गया। इसमें अर्थव्यवस्था, पार्टी और लोगों पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक किम जोंग उन ने ऐसे 400 से भी ज्यादा बदलाव किए। नॉर्थ कोरिया में किसी पर यकीन करना काफी मुश्किल हो जाता है। उनकी पुलिस के आगे तो स्टालिन की पुलिस भी बिल्कुल शून्य के बराबर लगती है। प्योंगयांग में अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि अगर किसी टेबल पर 3 लोग बैठे कुछ पी रहे हैं तो उनमें से जरूर एक इन्फॉर्मर तो होगा ही। और ये सच है, सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं। लोग एक दूसरे पर नजर रखते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक दूसरे पर नजर रखते हैं। बेशक किम के देश में ऐसे अत्याचार जारी हों, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो एक आधुनिक देश के आधुनिक नेता की छवि पेश करता है। इस शख्स के लिए युवा पीढ़ी एक तरह से उनके साथ ही जैसी है। किम 30 की उम्र के आसपास के हैं और अगर वो अपने दादा या पिता की तरह 70 या 80 साल तक की उम्र तक शासन करना चाहते हैं तो उन्हें इस युवा पीढ़ी की मदद की जरूरत जरूर होगी। इस युवा पीढ़ी को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए इसके लिए काफी रणनीतियां बनाई गई हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी इनका एक बड़ा हिस्सा रही है। ये सरकार कंप्यूटर्स के जरिए भी अपनी युवा पीढ़ी को लुभा रही है। युवाओं को भी लगता है कि उन्हें अब कड़ी सर्दियों में खेतों में जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। उन्हें ये बात समझ आ रही है कि वो एक कंप्यूटर लैब में बैठकर एक कंप्यूटर ऑपरेट करते हुए भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और ये जो एक संदेश है ये इस देश की टीवी ड्रामास में और इस देश की डॉक्यूमेंट्रीज में आज भी साफ साफ नजर आता है कि ये सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बनकर भी आप अपने देश की सेवा और उसकी हिफाजत कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने 2013 या 2014 के आसपास जो भी ज्यादातर साइबर ऑपरेशन चलाए वो बर्बाद करने वाले या फिर उथल पुथल पैदा करने वाले थे और सोनी अटैक उन्हीं में से एक है।
सोनी पर हुए हमले के बाद उसकी रणनीति में बदलाव आया है। नॉर्थ कोरिया यूं तो हमेशा से ही जासूसी, सरकारों पर हमलों, सूचनाओं को चुराने के लिए साइबर ऑपरेशन का सहारा लेता रहा है। ऐसा अतीत में भी नजर आता रहा, लेकिन 2015 में जब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध लगने शुरू हुए, वो अलग थलग पड़ गया और उसके खिलाफ आर्थिक बंदिशें लगाई गई। तो किम जोंग अन और उसकी सरकार ने सोचा कि क्यों ना अब इस काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए।